देखिए बायोलॉजी क्लास 12 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कहता है कि टिप्पणी करो। टिप्पणी करने के अंतर्गत यह क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव में हमको पता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है कि टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये लड़के व लड़की में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वह लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाता है। तो वही लिखा है मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं जो स्त्री व पुरुष में समान होते हैं। शुरुआत के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वह दोनों में क्या है, समान है, परंतु जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वह मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। जैसे कि यह निशान किसका, ये नर का है और यह नीचे वाला निशान मादा का है। तो इसमें के स्टार्टिंग के देखो 22 जो लिखा है यह जोड़ी क्या है, 22 जोड़ी दोनों है लड़के और लड़की में समान, लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है तो यह क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो 23वां जोड़ी गुणसूत्र किस प्रकार लिंग का निर्धारण करता है, इसको हम लोग इस क्रॉस से समझते हैं। तो यह क्या है, नर, या क्या है, मादा है। नर में क्या होते हैं, जो ये गुणसूत्र होते हैं या विषम युग्मजी होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। वहीं मादा में यह दोनों क्या होते हैं, गुणसूत्र समयुग्मजी, यानी कि दोनों देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अब क्या होगा, इनका युग्मक बनेगा। युग्मक में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये जो गुणसूत्र है या आधे आधे होकर आगे की पीढ़ी में जाते हैं। तो बस ये युग्मक बना, इसका युग्मक क्या होगा, एक्स वाई, और इसका युग्मक एक्स एक्स ही होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, माता समयुग्मजी है। और इस प्रकार से हमको 50% क्या देखने को मिलता है, फीमेल, और 50% हमको क्या देखने को मिलती है, आपको मेल। तो एक चीज याद रखिएगा, लड़का होगा या लड़की के लिए जिम्मेदार नर होता है, क्योंकि वह विषम युग्मजी है और माता समयुग्मजी। आप खुद सोचिए, माता चाहे लड़की को जन्म दे चाहे लड़के को, क्योंकि उसके अंदर जो युग्मक बन रहा है वो तो एक्स वाला ही बन रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार है कौन है, नर, क्योंकि नर के अंदर युग्मक अगर वाई वाला जाकर मिलेगा उस अंडे से तो क्या होगा, लड़का। अगर एक्स वाला मिल गया तो क्या होगा, लड़की। तो ऐसे में लड़का जिम्मेदार होता है कि लड़का होगा कि लड़की। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर क्या है कि आवर्तबीजी पौधों में जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब कह लो बीजांड कह लो या फिर कह लो भ्रूण कोष कह लो, क्योंकि एक बीजांड के अंतर्गत ही क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। तो आवर्तबीजी पौधों में जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो एंटोनी लॉन लियोनहॉक ने की थी। इस चीज को अभी आप याद रखिएगा, 1791 में संतरे के बीजों में की थी। अब ये जो बहुभ्रूणता ये भी 3 प्रकार से होती है कि सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता और विदलन बहुभ्रूणता होती है। और इंसानों में भी वो बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। आपने देखा होगा एक साथ 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इस पर किसी दिन चर्चा हम जरूर करेंगे, ठीक है। और इस पर बहुभ्रूणता पर डिटेल में वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। अगर डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो बहुभ्रूणता वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन यह आता है कि अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस पर टिप्पणी करिए। तो यहां लिखा है कि निषेचन के बिना ही सिर्फ मादा युग्मक एक नए जीव को जन्म दे तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल सामान्य क्रिया क्या होती है, नर युग्मक आएगा, मादा युग्मक आएगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति होगी। नॉर्मल यह क्रिया होती है। लेकिन जब मादा युग्मक अकेले ही किसका निर्माण करे, एक भ्रूण का, और उस भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाए तो इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये देखो लिखा है, जैसे कि मादा युग्मक, अब मादा युग्मक को नर युग्मक की जरूरत नहीं है, अकेले मादा युग्मक क्या बनाएगा, एक भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार की अगर क्रिया होती है तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। उदाहरण क्या है, नर मधुमक्खी का निर्माण सिर्फ रानी मधुमक्खी के अंडे से होता है, और ऐसे में नर मधुमक्खी किसका उदाहरण है, अनिषेक जनन का उदाहरण है। क्योंकि नर मधुमक्खी को बनाने के लिए मादा मधुमक्खी अंडा लेती है और उसी अंडे से क्या बनता है, भ्रूण, और भ्रूण से नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। समझे कि नहीं। तो अनिषेक जनन थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और एज इट इज जैसे मैंने लिख रखा है एज इट इज आपको वहां पर एग्जाम कॉपी में लिखकर आना है। नोट्स अच्छे से बनाकर चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आते जरूर हैं। आगे देखिए कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस यानी कि संकरण कराया जाता है तो प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि गुलाबांस पौधा, मिराबिलिस जलापा, जैसे कि या एक पौधे का, इसका हम क्या लेते हैं, फूल लेते हैं। तो इसका पुष्प कैसा होता है, एक लाल होता है और एक कैसा होता है, सफेद पुष्प होता है। और जब इन दोनों पौधों वाले पुष्पों का क्या करते हैं, हम लोग संकरण कराते हैं तो हमको एक गुलाबी रंग का पुष्प देखने को मिलता है। तो लाल रंग का पुष्प प्रभावी रूप से था और सफेद रंग का पुष्प अप्रभावी रूप से था। तो ऐसे में प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि पुष्प सारे कैसे होने चाहिए, लाल, लेकिन ना लाल हो पाए ना सफेद, वो कैसे हो गए, गुलाबी हो गए। यानी कि अपूर्ण जो प्रभावी कारक था वो पूर्ण रूप से अपना
रंग प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वह अपूर्ण प्रभाविता में लागू नहीं होता है। तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सारे पुष्प कैसे होते हैं? गुलाबी। अब इन्हीं गुलाबी पुष्प वाले पौधों के बीच में अगर हम स्वपरागण कराएं तो अगली पीढ़ी में हमको फिर से देखने को मिलते हैं 3 तरह के फूल, एक लाल और 2 फूल गुलाबी और एक पौधे पर फूल सफेद। तो F2 पीढ़ी में फिर से हमको लाल, गुलाबी व सफेद रंग के फूल देखने को मिलते हैं। एक पौधे पर लाल रंग के फूल, 2 पौधे पर गुलाबी रंग के फूल, एक पौधे पर सफेद रंग के फूल हमको देखने को मिलते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता जो है या मेंडल के प्रभाविता का नियम का खंडन करता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सप्रभाविता पर टिप्पणी करिए। सप्रभाविता क्या है? जब विप्रासी लक्षणों वाले दोनों जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो दोनों जनकों के लक्षण एक साथ संतान में दिखाई दें तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के कारक जो हैं वह दोनों एक साथ उसके संतान में दिखाई दें। जैसे कि लाल रंग का बैल और सफेद रंग की गाय का जब क्रॉस कराया जाता है तो हमको जो उसका बछड़ा देखने को मिलता है, जो उसकी संतान देखने को मिलती है, वह चितकबरी देखने को मिलती है, यानी कि उसके बाल लाल भी होते हैं और उसके बाल सफेद भी होते हैं। तो यानी कि यार प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक दोनों एक साथ हमको कहां देखने को मिलता है? उस संतान में देखने को मिलता है। इससे हम लोग कहते हैं सप्रभाविता, यानी कि दोनों कारक उसके संतान में जा रहे हैं, दोनों कारक के लक्षण उसके संतान में जा रहे हैं। यह उदाहरण सप्रभाविता को दर्शाता है। तो यह उदाहरण जो है सप्रभाविता को दिखा रहा है। आगे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, मनुष्य में रक्त समूह AB सप्रभाविता का उदाहरण है। हम कहा है कि मनुष्य में जो रक्त समूह AB होता है तो यहां पर दोनों कारक, दोनों जीन रक्त के IA और IB दोनों जीन जो होते हैं या दोनों जीन पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं। इसकी वजह से मनुष्य का जो रक्त समूह होता है AB, यह भी सप्रभाविता का वही उदाहरण है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, मनुष्य में रक्त समूह AB सप्रभाविता का उदाहरण है। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि बीटी फसलों पर टिप्पणी करिए। तो बीटी का फुल फॉर्म कई बार पूछता है कि बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। यह एक जीवाणु है, यह एक क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस। यह क्या है? एक जीवाणु है। इस जीवाणु में उस जीन को निकाल लिया जाता है जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाती है। देखिए इस जीवाणु में एक जीन पाया जाता है और यह जीन इस जीवाणु के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहता है और जब यह जीन उस पौधे में डाला जाता है तो पौधे को कुछ नहीं होता, लेकिन पौधे को जब कोई पेस्ट यानी कि कीड़ा मकोड़ा खाने आता है तो उस कीड़े मकोड़े में वह जीन जाकर एक्टिव हो जाता है और उसको मार देता है। समझे कि नहीं? क्या बताया मैंने? इस जीवाणु में एक जीन पाया जाता है और वह जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जीन इस जीवाणु को तो नहीं मारता है, लेकिन इस जीन को निकालकर अगर हम पौधे में डाल दें और पौधे को अगर कोई कीड़ा खाने आता है तो कीड़े के अंदर वही पौधे वाला जीन चला जाता है और वह कीड़ा क्या होता है? मर जाता है। तो यानी कि बीटी फसलें की वो फसलें हैं जिनसे इस जीवाणु को जीन निकालकर उस पेड़ पौधे में डाला जाता है। या कैसे किया जाता है? तो जैविक प्रौद्योगिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीटी प्रोटीन जो प्रोटीन बनती है इस बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु के अंतर्गत, उस प्रोटीन को कहते हैं बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है। यानी कि इस जीवाणु से उस जीन को निकालकर कहां डाल दिया जाता है? उस पेड़ पौधे में डाल दिया जाता है और पेड़ पौधों की कोशिकाओं को जब कोई कीड़ा खाता है तो कीड़े के अंदर वह जीन चला जाता है और उसके कीड़े के अंदर क्या बनता है? बीटी नामक एक प्रोटीन बनता है और यह प्रोटीन उस कीड़े को मार देता है और इसी प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? हम लोग क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या लिखा है, आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल आता है, बीटी कॉटन आता है, बीटी टोमेटो, बीटी टोबैको। ये सारे क्या हैं? आपकी बीटी फसलों के उदाहरण हैं तथा इन फसलों को बीटी फसलें कहते हैं। अगर यह समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो टिप्पणी करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। यह सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाइए अच्छे से और यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे लिखा है एज इट इज आपको वहां पर लिखना है।